है दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज का ये वीडियो अर्थक्वेक के टिप्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे होने वाला है। लास्ट वीक में जो कुछ भी हुआ म्यांमार में, आप सभी को पता ही होगा। एक मैसिव अर्थक्वेक हिट किया था म्यांमार में और काफ़ी टाइप के स्ट्रक्चर्स, सभी टाइप के स्ट्रक्चर्स में कुछ ना कुछ डैमेजेस देखने को मिला। भले वो छोटा स्ट्रक्चर हो या बड़ा स्ट्रक्चर हो या टॉल स्ट्रक्चर हो, कोई भी टाइप के स्ट्रक्चर हो, सभी में डैमेजेस या और कॉलअप्स देखने को मिला, स्टील हो या आरसीसी हो। आज का ये वीडियो उसी अर्थक्वेक के कुछ स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड होगा। उन्हीं स्ट्रक्चर्स के जो स्ट्रक्चरल फेलियर्स थे अर्थक्वेक के थ्रू, उसी को हम समझने की ट्राई करेंगे, उसको डिकोड करने की ट्राई करेंगे कि अर्थक्वेक के किस कॉन्सेप्ट्स के कारण वो डैमेजेस स्ट्रक्चर में या बिल्डिंग में अपीयर हुए हैं, और ये भी जानेंगे कि उस डैमेज को प्रिवेंट करने के क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो के अगर कंटेंट में दम लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और कंटेंट लाने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी देरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक टिप्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है वो है स्काई विला कोंडो। अब ये बिल्डिंग म्यांमार अर्थक्वेक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई थी। इस बिल्डिंग की लोअर स्टोरी पूरी कॉलेप्स हो गई थी। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिल्डिंग के बिफोर और आफ्टर अर्थक्वेक की इमेजेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये बिल्डिंग काफ़ी सिंपल थी, ऑर्थोगोनल बिल्डिंग थी। इसका शेप भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप था। यह बिल्डिंग रेसिडेंशियल टाइप बिल्डिंग थी जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग की फैसिलिटी दी हुई थी और कुछ कॉमर्शियल दुकानें थी, और उसके ऊपर का जो पार्ट था वो रेसिडेंशियल पार्ट था। बट अर्थक्वेक में इसमें काफ़ी डैमेजेस देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि किस टाइप के डैमेजेस देखने को मिले और उनका क्या रीज़न है, और कि अगर इस तरह का डैमेज हमें अवॉइड करना हो तो क्या ध्यान में रखेंगे। जैसा कि आप इस बिल्डिंग के जो विंडोज़ के जो ओपनिंग्स के बीच की जो मशीनरीज है उस पर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लार्ज मेजर क्रैक्स दिखने को मिलेगी, और ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स में है। जैसे आप इस पे ध्यान दोगे तो ये एक पर्टिकुलर एक्स टाइप की क्रैकिंग दिखती है। तो इसका जो आंसर है वो हमें IIT अर्थक्वेक टिप्स में मिल जाता है। यहाँ पे जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, जो ये इमेजेस है, ये सभी IIT कानपुर के द्वारा पब्लिश की गई डॉक्यूमेंट्स है अर्थक्वेक टिप्स, उसके थ्रू मैंने शो किया है। उसमें से मैंने इन्फॉर्मेशन गेन करके उसे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो मेक श्योर वो डॉक्यूमेंट भी आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है अर्थक्वेक टिप्स को ध्यान में रखने के लिए। तो आप इस पर गौर करोगे तो ये बिल्डिंग में जो मशीनरी थी ओपनिंग्स के बीच में, उसमें एक्स टाइप की क्रैकिंग हुई है। नाउ अब एक्स क्रैकिंग है, ये अर्थक्वेक के द्वारा ब्रिक मशीनरी में होने वाली एक कॉमन डैमेज। तो जब हम मशीनरी वॉल में लिंटल प्रोवाइड करते हैं और सिल बैंड प्रोवाइड करते हैं, तो वॉल में क्या होता है कि जो वॉल की मशीनरी वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है अर्थक्वेक के टाइम्स पे। लिंटल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो स्पैंड्रल मशीनरी कहलाता है, जो कि एक यूनिट की तरह एक्ट करता है। एक बड़ा स्पैंड्रल बीम या एक स्ट्रिप मशीनरी वॉल की स्ट्रिप की तरह एक्ट करता है जिसकी हाईएस्ट स्टिफनेस होती है। और लिंटल बैंड के नीचे का पार्ट सिल मशीनरी कहलाता है, वो भी सेम स्पैंड्रल मशीनरी की तरह ही एक्ट करता है। बट लिंटल और सील के बीच की जो मशीनरी के ब्लॉक रेक्टेंगुलर पियर की तरह है, कॉलम की तरह है, ओपनिंग्स के बीच के मशीनरी वो स्मॉल पीस ऑफ ब्रिक होती है। और जब अर्थक्वेक आता है तो ये तीनों पार्ट है, ये अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट में बिहेव करते हैं, ये अलग अलग डिफ्लेक्ट होते हैं, जिसके कारण जो स्मॉल पीस ऑफ मशीनरी जिसकी स्टिफनेस कम है वो डायगोनली कांटेक्ट में होती है सराउंडिंग फेसेस से। ओपनिंग्स के भले ही वो जो ओपनिंग्स के सपोर्ट्स होते हैं वो या कुछ भी, वो डायगोनली कांटेक्ट होने के कारण डायगोनल स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसके कारण उस ब्रिक्स में डायगोनल क्रैक्स पड़ती है। तो यह कारण है जिसके कारण आप ब्रिक्स में एक्स क्रैकिंग डेवलप होती है। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है कि रॉकिंग ऑफ पियर के इधर उधर मूव होने के कारण जो डायगोनली कांटेक्ट होता है उसके कारण उसमें वो क्रैक्स दिखने को मिलती है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी हमें अर्थक्वेक टिप्स में मिल जाता है कि हमें मशीनरी में वर्टिकल बार्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसे प्रोवाइड करके हम इस तरह की डैमेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, और प्रॉपर लोकेशन पर लिंटल बैंड और सील बैंड प्रोवाइड करना चाहिए हमें। वहीं इस इमेज को
फिर से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको 3 और अलग टाइप के डैमेजेस दिखेंगे। और भी डैमेजेस है पर मेरे को 3 ऑब्जर्व हुए। तो जैसा कि लोकेशन 3 पर आप देखो तो जॉइंट का कुछ फेलियर हमें दिखने को मिल रहा है, जहाँ पे कॉलम और बीम के जॉइंट में इशू है। लोकेशन 2 पे कॉलम पूरे अपने मिड स्पान से फेल हो गया और लोकेशन 1 पे बीम के रेइंफोर्समेंट में कुछ प्रॉब्लम है। जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोकेशन 1 पर इनसफिशिएंट शियर रेइंफोर्समेंट। आप ध्यान से देखो तो यहाँ की शियर रेइंफोर्समेंट बहुत ही पतली है। आप ध्यान से देखो काफी कुछ मतलब ना के बराबर है। और ये लोकेशन एक जॉइंट का लोकेशन था, तो यहाँ पे कन्फाइनमेंट रेइंफोर्समेंट की भी कोई प्रोविजन नहीं है, जो कि अर्थक्वेक प्रोन जोन्स में मैंडेटरी है कन्फाइनमेंट रेइंफोर्समेंट करना। जो लोकेशन 2 पे कॉलम फेल हुआ था वो आपको मिड स्पान फेलियर देखने को मिलेगा। मे बी ये हैवी लोड के कारण आया होगा। हैवी शियर जब अर्थक्वेक आया तो हैवी एक्सियल स्ट्रेस आया, जिसके कारण कॉलम में मिड स्पान फेलियर देखने को मिला। यहाँ पे दूसरी इमेज में भी आपको कॉलम मिड में से ही कोलैप्स होते हुए दिखेगा। और ये जो लोकेशन 3 पर जॉइंट फेल हुआ था, इसके लिए खासकर इंडियन स्टैंडर्ड में क्लोज इंट्रोड्यूस किया गया है रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक का, जिसमें पूरी रिकमेंडेशन दी हुई है कि हमें बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो चेक करना पड़ता है। और जो भी सॉफ्टवेयर्स है स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिज़ाइन के, भले वो ईटैप्स हो या स्टैट प्रो, उन दोनों में जॉइंट्स चेक होते हैं। जॉइंट चेक्स के अकॉर्डिंगली कॉलम की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी वो बीम की कैपेसिटी से 1.4 टाइम्स यानी 40% ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण कॉलम्स ना फेल होने के बावजूद पहले बीम फेल होना चाहिए उस जॉइंट पर। इसलिए इसे एक वन टाइप ऑफ जॉइंट चेक करते हैं। इसका पूरा क्लोज दिया हुआ है IS 13920 में, उसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और मे भी यहाँ पे उस चीज़ पर गौर नहीं किया होगा। अब म्यांमार के कंट्री में क्या कोड में क्या प्रोविज़न दिए उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये तो जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जॉइंट फेल होता है और उस पर क्या ध्यान रख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल आप देखोगे तो इसमें भी आपको ये कॉलम पूरा अलग होते हुए दिखेगा। यहाँ पर भी आप कॉलम पूरा अलग करके होते हुए दिखेगा। जब आप इसे जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी इनसफिशिएंट रेइंफोर्समेंट था। कॉलम और बीम का जॉइंट है, यहाँ पे आपको कन्फाइनमेंट रेइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है, और वहीं शियर रेइंफोर्समेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट शियर रेइंफोर्समेंट आप देखो कितने पतले, एकदम पतले पतले शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए गए। क्या वहाँ के कोड्स में मेंशन किया होगा आई डोंट नो, बट यहाँ पर खास करके शियर रेइंफोर्समेंट और कन्फाइनमेंट जोन का ध्यान देना चाहिए था। और यहाँ पर भी जॉइंट फेल हुआ है। देखो कॉलम का जॉइंट पूरा अलग हो चुका है। इसे अवॉइड करना पड़ता है, उसे जॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है डिजाइन करते वक्त। और जैसा कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा, बीम और कॉलम का जॉइंट फेल हो चुका है। यहाँ पर भी शियर इनसफिशिएंट शियर रेइंफोर्समेंट ही है, यहाँ पर भी जॉइंट फेल है। तो काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स फेल हुए बिल्डिंग्स में। और अर्थक्वेक के केस में जॉइंट ही सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। हमें इसके लिए हमारे जो कन्फाइनमेंट जोन से आप देखोगे तो बीम्स और कॉलम जो जॉइंट पे जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बीम्स और कॉलम, उसमें जो स्टीरप्स की रेइंफोर्समेंट है उसे काफ़ी कम कर दी जाती है, ताकि वो एक डक्टिलिटी प्रोवाइड करे। ताकि जैसे कि एक स्प्रिंग कैसे डक्टिलिटी प्रोवाइड करती है, उस तरह वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट डिफ्लेक्ट हो फेल होने से पहले, ब्रिटल फेल ना हो, वो डिफ्लेक्ट हो उसके बाद फेल हो चलेगा, बट जॉइंट ना फेल हो। बीम मिड स्पान में से फेल होगा कोई इशू नहीं, और कॉलम ना फेल हो। तो इस चीज़ का खास रिकमेंडेशन किया जाता है। और इसी के लिए हमें डक्टाइल डिटेलिंग को फॉलो करना पड़ता है। जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, डक्टाइल डिटेलिंग फॉलो करके हम इस तरह की डैमेजेस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर से हम स्काई विला कोंडो की एग्जांपल पे आते हैं, कोंडोनियम की। तो इसमें जैसा मैंने पहले बताया, लोअर स्टोरी पूरी फेल हो चुकी है। अब ये क्यों होती है उसको जानते हैं। तो मोस्ट ऑफली क्या होता है, ग्राउंड स्टोरी को बड़े बड़े अपार्टमेंट में पार्किंग की फैसिलिटी दी जाती है। ग्राउंड स्टोरी में पार्किंग की फैसिलिटी देने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे वॉल्स नहीं होती है, वहीं उसके ऊपर की स्टोरी में वॉल्स होती है, जिसके कारण इनफिल्स वॉल्स आ जाने से जो स्टोरी है पर्टिकुलर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टोरी। और ग्राउंड स्टोरी की स्टिफनेस कम होने के कारण वो सॉफ्ट स्टोरी या वीक स्टोरी बन जाती है, और जिसके कारण वहाँ पे डैमेज होता है। आपको सभी को पता है कि अर्थक्वेक में वीक स्टोरी या सॉफ्ट स्टोरी कितनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, और वो भी ग्राउंड में आ जाए जहाँ पे बेस शियर भी सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सडनली फेल हो जाती है। तो ये जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ग्राउंड स्टोरी क्यों फेल होती है, कौन सा वो लोकेशन ज़्यादा क्रिटिकल होता है।
जैसे ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पर भी आप देखो ग्राउंड स्टोरी के कॉलम फेल हो जाने के कारण बिल्डिंग टिल्ट हो गई। यहाँ पे मे बी ऐसा भी हो सकता है कि फाउंडेशन फेलियर हो, बट कुछ कह नहीं सकते। ऑब्जर्वेशन से यही लग रहा है कि कॉलम फेल हुए जिसके कारण बिल्डिंग टिल्ट हुए। इस बिल्डिंग में एक और ख़ास चीज़ मैंने नोटिस की कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको नोटिस होगा कि इस स्टोरी में और स्टोरी में कॉलम ही नहीं है। आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी के कॉलम पूरी तरह से डैमेज हो गए और अलग हो चुके हैं, यानी यहाँ पर भी जॉइंट फेल है, बट जो स्टोरी है वो रिमेन सेम है, उसमें कोई ज़्यादा डैमेजेस देखने को नहीं मिला या कॉलेप्स नहीं हुई है स्टोरी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जिसने भी डिज़ाइन किया होगा या जिसने भी कंस्ट्रक्ट किया होगा उसने कॉलम की लोकेशंस पर खास ध्यान दिया है। हम भी जब कोई भी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं और उसमें कॉलम लोकेशन प्लेस करते हैं तो उस पे हम इस तरह के पॉइंट्स का खास ध्यान रखते हैं कि कोई अगर एक कॉलम फेल हो जाए तो उसके कारण दूसरे जो मेंबर्स हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट होगी, उनका ज़्यादा फेलियर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बिल्डिंग में एक प्रोग्रेसिव कॉलेप्स देखने को मिलेगा और सडनली बिल्डिंग्स फेल हो सकती है। तो कॉलम्स की लोकेशन को ध्यान रखने के लिए इस पॉइंट्स का भी एक खास ध्यान रखना पड़ता है, और इस बिल्डिंग में शायद दिया ही है, इसके लिए इस बिल्डिंग का ये पार्ट न गिरने के बजाय कॉलम फेल हुआ है उसके बाद भी ये पार्ट नहीं गिरा है, तो ये एक अच्छी बात है इसमें। नाउ अब सॉफ्ट स्टोरी आती है ग्राउंड पे। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट में हमें ग्राउंड स्टोरी को एज अ पार्किंग फैसिलिटी ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? नाउ इसका आंसर भी हमें आईआईटी की अर्थक्वेक टिप्स में मिल जाता है कि हम चाहे तो पेरीफेरियल में ब्रिक की मशीनरी दे दें जिससे हम थोड़ी स्टिफनेस गेन कर सकते हैं, और इनफिल्स लोकेशंस जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पर भी हम वॉल्स प्रोवाइड कर दें, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा कि हमें स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बिग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन करना होगा। जो ग्राउंड की स्टोरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलम के अकॉर्डिंगली बी कॉलम की साइजेस प्रोवाइड करनी होगी एज़ कम्पेयर टू बीम की, उसे प्रॉपर मैनर में डिज़ाइन करना होगा, या फिर हमें ग्राउंड स्टोरी में सीयर वॉल प्रोवाइड करके वहाँ की स्टिफनेस को मेंटेन करना होगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं। नाउ अब एक ये बिल्डिंग है, आप सभी ने मे भी देखा ही होगा, हमने भी इसकी कुछ क्लिप्स शेयर की थी अपने चैनल पर आप लोगों के लिए, कि ये बिल्डिंग एक बहुत टॉल स्टोरी स्ट्रक्चर थी। बैंकॉक में ये बिल्डिंग का फेलियर हुआ है। स्टेट ऑडिट ऑफिस है, बैंकॉक की स्टेट ऑडिट ऑफिस है। इस बिल्डिंग में सडनली फेलियर हुआ, जैसा आप इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा कि बिल्डिंग में हर एक लेवल पे आप देखो कैटास्ट्रॉफिक फेल हुआ है। धड़ 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 एक ताश के पत्तों की तरह ये बिखर गई बिल्डिंग। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग एक मलबे में बदल गई। नाउ अब इसमें आप ध्यान से देखो तो अब इसमें मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट जो न्यूज़ प्रेसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली या जो स्ट्रक्चरल कम्युनिटी है उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यह पता चला है कि इस बिल्डिंग्स में मोस्ट ऑफली जो स्लैब्स थे वो फ्लैट स्लैब सिस्टम से, यानी बीम थे ही नहीं। पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो स्लैब था वो सीधे डायरेक्टली कॉलम्स पे रेस्ट किया गया था। और ये फ्लैट स्लैब्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं अर्थक्वेक प्रोन जोन्स में, इसके लिए इंडिया में मोस्ट ऑफली जगहों पे फ्लैट स्लैब्स अवॉइड किया जाता है अर्थक्वेक एरिया में, और अगर प्रोवाइड भी किया जाता है तो वो ऐसी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है जिसके कारण ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो, लोगों की जान जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो। इस बिल्डिंग में धड़ाधड़ कॉलेप्स हुए। ऊपर की लेवल हर एक स्टोरी में आप देखोगे तो एक ब्रिटल फेलियर देखने को मिला। मे बी उसका स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो फ्लैट स्लैब सिस्टम ही हो, जैसा आपको इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। धड़ाधड़ हर एक स्टोरी में आपको फेलियर देखने को मिला और धड़ धड़ करके गिर गए। अब इसका एक्चुअल रिपोर्ट तो वहाँ की जो स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बाद इसका एक रिपोर्ट आएगा, जिसके बाद हमें एक्चुअल पता चलेगा कि बिल्डिंग में क्या कारण था। तो ये बिल्डिंग भी एक फैसिनेटिंग थी, काफ़ी वीड्स का वीडियो वायरल हुआ। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि ये बिल्डिंग पूरा एक मलबे में ढेर हो गई। आप देखो धड़ एक बिस्किट कैसे होते हैं, बिस्किट के ऊपर बिस्किट, बिस्किट के ऊपर बिस्किट, वैसे ये स्लैब के ऊपर स्लैब के ऊपर स्लैब के ऊपर स्लैब एक रेस्ट हुए, पूरे कोलैप्स हो गए, सब स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया। इंटरेस्टिंग थी बिल्डिंग, काफ़ी खतरनाक। इसकी खास इसमें स्ट्रक्चरल नहीं होना चाहिए बट डैमेज हुआ है, मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। एक और बिल्डिंग थी जिसका भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। स्विमिंग पूल टॉप स्टोरी में था, उसका पानी नीचे गिर रहा था।
नाम है रूफ टॉप इन्फिनिटी पूल। ये भी बैंकॉक की बिल्डिंग थी, हाई राइज बिल्डिंग थी। बट इसमें एक ख़ास चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि बिल्डिंग का इतना हैवी स्वे होने के बावजूद भी बिल्डिंग सेम, मतलब उसमें कोई डैमेजेस नहीं देखने को मिला। हालांकि जो कनेक्टिंग पैसेज था बिल्डिंग का वो डैमेज ज़रूर हुआ है। ऑब्वियस बात है वो डैमेज हो गई, क्योंकि वो कोई एज अ मोमेंट फ्रेम या उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, वो सिंपली सपोर्टेड रख के उसको डिज़ाइन किया जाता, तो उसमें फेलियर देखने को मिलेगा। बट जो बिल्डिंग्स थी उसमें अगर आप टॉप स्टोरी को देखोगे तो उसमें 500 से 600 mm तक की डिफ्लेक्शन मुझे ऑब्जर्व हो रही है। तो इतनी ज़्यादा स्वे होने के बावजूद भी बिल्डिंग का पोजीशन सेम रहना, मतलब इस बिल्डिंग की एक परफेक्ट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का नमूना पेश किया गया है। और जिसने भी इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है यार, उसको सैल्यूट है भाई, बहुत अच्छी डिज़ाइन देखने को मिली। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हाई राइज बिल्डिंग की क्यों स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर खास ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से डिज़ाइन करने पर इस तरह के एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। ये एक वीडियो जैसा आपको दिख रहा है, पूल का पानी काफ़ी गिर रहा था। अब इसमें भी क्या उन्होंने कंसिडर किया होगा, आई डोंट नो। बट बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल डिटेलिंग अच्छी होगी, उस पर खास स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का ध्यान दिया होगा, इसके लिए बिल्डिंग का पोजीशन सेम है इतना स्वे होने के बावजूद भी। तो भाई जिसने डिज़ाइन किया कि उसको सैल्यूट है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, ये तो मेरे ऑब्जर्वेशन थे, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो मैंने इन्फॉर्मेशन गेन किया डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज से और अर्थक्वेक के टिप्स के अकॉर्डिंगली जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि क्या ऑब्जर्वेशन मेरे थे और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। आपने क्या म्यांमार अर्थक्वेक में ऑब्जर्व किया बिल्डिंग्स के कॉलप्स में, वो आप कमेंट कर बताइए। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, शायद कंटेंट में ही कुछ कमी हो, पता नहीं। बट आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, उसका तो ज़रूर कमेंट करना, हम उसको एज अ फीडबैक ट्रीट करेंगे। और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना भाई। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।